हाँ ठीक है। हाँ आप लोग ठीक है? आ गई तो यही हो, भोपाल में ही हो? सुतीक्षण जी सर। सबसे रिक्वेस्ट कर लो, जो आ गए हैं ज्वाइन कर लिया, वो अपना थोड़ी देर के लिए वीडियो तो खोल ले, तो अपन शक्ल देख लें सबकी एक दूसरे की, हाँ है ना? हाँ, केवल हाँ, ऑडियो हाँ। खोलने से तो उनकी शक्ल नहीं दिखती ना। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो सबसे रिक्वेस्ट कर लो कि अभी शुरू में तो कम से कम खोल लें, फिर बाद में भले बंद कर देंगे। हाँ सर, हाँ सर। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप लोग अपना वीडियो ऑन करने का कष्ट करें। हाँ स्टार्ट वीडियो। Microphone is muted, Ganti. Unmuted, yaar. हेलो। हाँ द्विवेदी सर। हाँ सर। फेसबुक पे लाइव हो गए अपन, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, टाइम भी तो चलिए शुरू कर दो। स्टार्ट। सर शुरू करो, 1 बज गई। हाँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल, रिस्पेक्टेड MOM विभाग के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ विभागाध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल, MOM विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र भूतरा सर, एवं विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के जो व्याख्यातागण हैं, सहायक प्राध्यापकगण हैं, उन सभी का मैं इस इनकम टैक्स विषय पर जो वेबिनार आयोजित किया गया है उसमें मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्राचार्य महोदय एवं डॉक्टर भूतरा सर की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से MOM विभाग के द्वारा मुझे ये वेबिनार का कोऑर्डिनेशन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं भूतला सर और अपने प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि हम सभी को एक जानकारी है कि इस बार वित्त मंत्री महोदया ने असेसमेंट ईयर 2020-21-22 के लिए इनकम टैक्स के कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। तो जब ऐसी बात आई कि इनकम टैक्स विषय पे कुछ हम वेबिनार करें, तो उसमें ऐसी कौन सा विषय लिया जाए जो सभी के लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए एक विषय का चयन किया गया, जो विषय है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी डिडक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड रूल्स ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन। तो ये जो विषय है आयकर का विषय जो है, ये अत्यंत विस्तृत और जटिल है। समय समय पर सीधे खुल जाएगा बेटा। द्विवेदी जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट है सर। करिए चलने दो। अनम्यूट है सर। हाँ, तो मैं बोल रहा था आपसे कि आयकर का जो विषय है ये बहुत अत्यधिक विस्तृत है और जटिल भी है, और समय समय पर इसमें विभिन्न प्रकार के नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो 1 घंटे में हम ये कोशिश करेंगे कि सामान्य रूप से जो व्यक्ति जो इनकम टैक्स पेई हैं, उनको भी कुछ नियमों के बारे में जानकारी हो सके। इसके लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी, जो वर्तमान में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में व्याख्याता हैं एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आदरणीय श्री डॉक्टर KV राव सर को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप 2 शब्द बोलकर यह आशीर्वचन दें। प्रिंसिपल डॉक्टर KV राव सर। थैंक यू द्विवेदी जी। डॉक्टर हटा दो भैया अभी उसमें से, ठीक है ना, टाइम है अभी तो डॉक्टर के लिए, ठीक है। क्या है, आप लोग सब डॉक्टर हैं, हम लोग भैया टाइम लगता है हम लोगों को डॉक्टर बनने में। आप लोगों की शुरुआती डॉक्टर से चलिए हैं। सर्वप्रथम
मैं अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, प्राचार्य पवे जी का हार्दिक स्वागत हूं। गर्ग साहब विभागाध्यक्ष MOM भोपाल पॉलिटेक्निक कॉलेज, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, प्राचार्य हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स, मैं सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय भूतराज जी ने और द्विवेदी जी ने जो लिया था कि सैलरी डिडक्शन के बारे में और इनकम टैक्स के पुराने नियम और नए नियमों में क्या बदलाव आया है, उसके बारे में ये विषय इन्होंने लिया है। यह विषय बहुत ही जरूरी है इस समय। जैसे ही मैं किसी को बताता हूं इस विषय के बारे में, मेरी RGPB में भी कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई कि आज हमारे यहाँ पे वेबिनार है इस विषय का, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी कि हम भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा। और गर्ग साहब, बड़ा हर्ष का विषय है कि इस वेबिनार में 250 प्लस लोगों ने रजिस्टर कराया है, तो क्योंकि ये इतना आवश्यक है सब लोगों के लिए और ये टाइम भी आ गया है सबको अपने अपने कैलकुलेशंस करने का कि इनकम टैक्स में हमको कितनी सेविंग करना है, क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद कुमार त्रिपाठी जी इसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाएंगे और स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स सभी इसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए भूतराज जी को, द्विवेदी जी को, MOM की सारी टीम को और बैकएंड की टीम को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द्विवेदी। थैंक यू सर ये तो सब सर आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हो पा रहा है। मैं यहाँ पे आज इस विषय पर की नोट के रूप में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कैलाश गर्ग सर उपस्थित हैं। मैं सर से आग्रह करता हूँ कि कृपया 2 शब्द इस पर कहें। डॉक्टर गर्ग सर। सर म्यूट करना। आप, मेरी आवाज आएगी? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। चलिए, आदरणीय राव साहब, भूतराज जी और सभी फैकल्टी मेंबर्स, मेरे साथी, सभी आप लोगों के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है, ऐसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन की संख्या को देखते हुए इस टॉपिक पर जानने के लिए। वस्तुतः अगर आप देखेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, भारतवर्ष के संदर्भ में भारत की कैपिटल और भारत की इकोनॉमी को अगर देखो आप, तो घरेलू बचतों का भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल है। सरकार की सबसे बड़ी शक्ति घरेलू बचत भारतवर्ष के संदर्भ में कही जाती है। वो घरेलू बचतों में इनकम टैक्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, वो घरेलू बचतों को प्रोत्साहित करने में। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि इस वर्ष जो इनकम टैक्स का नया रूल आया है, उसमें बचतों के लिए प्रावधान बहुत ही कम कर दिया गया है। पहले का जो पुराना रूल है उसमें हम तरह तरह की बचतों के माध्यम से इनकम टैक्स तो बचाते थे, इसमें हमारा अपना एक उद्देश्य पूरा होता था सेविंग का, लेकिन सरकार को भी बहुत बड़ी राशि मिलती थी बचतों के रूप में उपयोग करने के लिए। अब अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें कि अगर सरकार ने इन बचतों को बहुत कम कर दिया है नए रूल में, तो हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हमको कौन से पद्धति को अडॉप्ट करना चाहिए, ये आज अब ये लोग बताएंगे, एक्सपर्ट लोग। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि जो नई पद्धति है, नई पद्धति में जो बचतों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, उसके पीछे दृष्टि ये है कि कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे। जब ज्यादा पैसा रहेगा तो मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस करेगी। तो ये डिफरेंट दृष्टिकोण के साथ इनकम टैक्स में इस साल संशोधन हुआ है। रहा सवाल डिडक्शंस का, जो शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पर हमारे टाइटल में, तो डिडक्शंस का संदर्भ हमारे पुराने सिस्टम से ही रहेगा, जो पुराना नियम है इनकम टैक्स का, जिसमें रिटर्न भरते आए हैं हम अभी तक। और डिडक्शन का नए पद्धति में तो उतना ज्यादा उपयोग नहीं होगा, कुछ 2-1 गिनी चुनी डिडक्शंस और एग्जम्पशन अलाउ हैं सेकंड ऑप्शन में। तो ये सब बातें अब ये लोग रखेंगे अपने सामने और अच्छे से। दोनों बड़े सीजन्ड लेक्चरर्स हैं, यद्यपि ये लोग रिलेटिवली यंगर हैं। संभव है कि अपन को कहीं जो हमारे जैसे लोग हैं उनको ये लगे इनके प्रेजेंटेशन में कि भाई कहीं कुछ और ज्यादा सुधार की जरूरत है, तो वो एक अलग डिफरेंट इशू होगा। लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इन लोगों के द्वारा हम सबको बहुत अच्छी जानकारी आज मिलेगी और हमारे कंसेप्ट जो है इनकम टैक्स को लेकर हैं वो सबको बहुत क्लियर हो जाएंगे आज की इस वर्कशॉप से। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि अब ये लोग आगे अपना
कार्यभार संभालें, अपना काम लें और अपने इस प्रेजेंटेशन को शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस पे एक चार गर्वित जो बात कही है। निश्चित रूप से आज हम लोगों के सामने ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम पुराने नियमों के साथ रहें या नए नियमों के साथ रहें। मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझको ऐसा समझ में आ रहा है कि यदि किसी की 13 लाख रुपए तक की आय है तो उसको नया जो नियम है उस नियम को ऑप्ट करना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमें डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी सर देंगे। मैं इसके पहले त्रिपाठी सर के पास जाए इसके पहले मैं आरजीपीवी से भी डॉक्टर पद्मजा मैडम और कुछ व्याख्याता जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि डॉक्टर यहाँ पे सुधा भूत्रा मैम भी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिनको मैं नहीं देख पाया हूं, मैं उनका भी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं आग्रह करता हूं श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी सर से कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करने का कष्ट करें। नमस्कार। सभी सज्जन अपने को म्यूट कर लेंगे प्लीज। नमस्कार, राव साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। साथ में मेरे गुरुदेव डॉक्टर गर्ग सर भी मौजूद हैं, जिनसे मैंने ये पढ़ाई की है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। इसके साथ साथ मेरे प्रिय मित्र सुतीक्ष्ण, जिन्होंने मुझे मौका देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ जितने गुरुजन यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का नमस्कार करता हूँ। विद्यार्थियों भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जो टॉपिक एक्चुअल में मुझे दिया गया है, ये टॉपिक है तो बहुत बड़ा, जिसे 1 घंटे में समेट पाना काम है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि ये 1 घंटे के अंदर ये चीजें आ जाए। जैसे अभी गर्ग सर बता रहे थे कि नए रूल्स और पुराने रूल्स में, तो नए रूल्स में बहुत सारी डिडक्शंस हटा दी गई हैं, तो हम उस पर बाद में आएंगे। क्योंकि अभी जो हमें आयकर भरना है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 के आधार पर भरना है, तो हम जो कटौतियां अभी तक चलती आ रही हैं इस पे पहले बात कर लें, फिर अपन आते हैं कि नए रूल्स में हमें क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो मैं अनुमति चाहूंगा स्क्रीन शेयर के लिए। हाँ सर। हाँ सर, कर सकते हो। ये जो टॉपिक मिला हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी, डिडक्शंस, टीडीएस, और दोनों हमें कंपैरिजन करना है कि न्यू रूल्स और पुराने रूल्स पे। तो मैं सबसे शुरुआत करता हूं कि इनकम टैक्स एक्चुअल में क्या है। तो जैसे बात होती है, तो जो भी हमने कमाई है आय, जो भी इनकम हमने रिसीव की है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके लिए जरूरी है कि हम कैटेगरी देखें कि जो व्यक्ति होते हैं इसकी किस प्रकार की कैटेगरीज होती है। तो इनकम टैक्स में 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहला है रेसिडेंट का, जिसे हम साधारण निवासी कहते हैं। दूसरा निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। इन 3 के आधार पर ही टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, मैं ये मान के पूरी चीजें बता रहा हूँ कि हम सब रेसिडेंट हैं, अर्थात इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडिया में से हम बाहर नहीं गए। इसके बाद जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये कुल 5 बताई गई है इनकम टैक्स में। इसमें फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हमसे मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम बात करने वाले हैं सैलरी पर, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ बाकी 4 हेड पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मतलब है कि अगर कोई हमारे पास भवन है जिसे हमने रेंट पे दिया हुआ है, इससे अगर कोई इनकम होती है वो इसमें शामिल की जाती है। इसके अलावा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें हम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को शामिल करते हैं। यदि कोई एसेट्स हमने साल में बेचा है तो उसकी इनकम कैपिटल गेन में आती है।
इसके अलावा हमें दुनिया अलग अलग प्रकार के रेमुनरेशन मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं, ये सब चीजें हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल की जाती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनकम सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अलाउंसेस कौन कौन से हैं, अनुलाभ कौन कौन से हैं, कौन सी सुविधाएं हैं। तो सबसे पहली बात आती है बेसिक सैलरी की। सेकेंड नंबर पे आता है ग्रेड पे, जैसे अभी हम सब 6 पे चल रहे हैं, तो 6 पे ग्रेड पे है, 7 पे ग्रेड पे हट जाएगा। एडवांस सैलरी अगर हमको मिली हुई है। इसके अलावा है कि एरियर यदि सैलरी के रूप में मिला है हमें, डियरनेस अलाउंस, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस जिसमें हाउस रेंट अलाउंसेस हैं, वार्डन अलाउंसेस है, मेडिकल अलाउंसेस हैं, सिटी कंपनसेशनरी अलाउंस है। ये सब चीजें हैं, जो चीजें हमसे संबंधित हैं मैंने ज्यादातर उन्हीं को शामिल किया है इसमें। टैक्सेबल परसेंटेज जिसमें फर्रास, वॉचमैन, गार्डनर, कार, ये सब चीजें शामिल होती हैं। कंपनसेशन है, यदि हमें कुछ मिला है तो वो भी सैलरी के अंतर्गत शामिल होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, ये चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा टैक्सेबल पार्ट ऑफ ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी का जो भी टैक्सेबल पार्ट होगा वो भी सैलरी का पार्ट है। इसके अलावा टैक्सेबल पार्ट ऑफ एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव। इसके बाद टैक्सेबल पार्ट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, पेंशन, ये जो चीजें हैं ये सब पार्ट हैं सैलरी के ही। आगे हम बढ़े तो अभी जो हमें सैलरी से डिडक्शंस मिलती हैं वो कौन कौन से डिडक्शंस मिलती हैं, ये सारे डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 16 में मिलती हैं। सबसे पहले हमें मिलता है अंडर सेक्शन 16(1)(a) पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 तक का। एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो मैक्सिमम 5,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स पे हमें छूट मिलती है मैक्सिमम 2,500 रुपीज की। ये डिडक्शन हमें एप्लीकेबल है 2020-21 में। जब हम नए रूल्स पे जाएंगे तब भी ये एप्लीकेबल रहेंगी यदि हम ओल्ड रूल्स को फॉलो करते हैं। इसमें एक चीज की बात आती है बार बार, हाउस रेंट अलाउंस की, जिससे हम और आप में से भी अधिकतर लोग सीधे सीधे टैक्स फ्री करते हैं। इसके लिए एक रूल्स है इनकम टैक्स पे कि एक्चुअली रिसिप्ट एचआरए क्या है हमारे पास। सेकंड है कि क्या रेंट पेड जो है वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा है, और थर्ड चीज है कि 40% ऑफ सैलरी अगर हम चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में नहीं है तो 40% ऑफ सैलरी लेते हैं। यहाँ पर सैलरी से जो मीनिंग है वो है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कमीशन। ये चीजें के बेस पे ही, इन चीजों के बेस पे ही हम मकान किराए भत्ते की कैलकुलेशन एक्चुअल में करते हैं, और उसी के आधार पे हम इसको सैलरी में शामिल करते हैं, सैलरी से हम इसे डिडक्ट करते हैं। बात आती है ग्रेचुइटी की, तो अभी जो नियम है 28 मार्च 2019 के बाद से 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी टैक्स फ्री है। इसी प्रकार से अर्न लीव सैलरी जो है ये 300 डेज के आधार पे टैक्स फ्री है। जीपीएफ से जो राशि है ये भी फुली टैक्स फ्री है। ये जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं यहाँ पे वो चीजें हैं जो वर्तमान में हमें मिलती है, अभी जो रूल्स चल रहे हैं उसमें। थोड़ी सी बात करूं मैं अभी जो डिडक्शंस मिलते हैं हमें उसके बारे में। तो जनरली जो भी डिडक्शंस हमें मिलते हैं ये इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80A के तहत, जिसमें 80A के तहत में हमें 80C से 80U तक के डिडक्शंस अलग अलग टाइप से मिलते हैं। ये डिडक्शंस जो हैं इसके लिए सबसे पहली बात है कि यदि कोई टैक्स पेयर किसी डिडक्शन को नहीं मांगता है, यदि किसी डिडक्शन को शो नहीं करता है, तो उसे उसका जो लाभ है या जो उसकी स्वीकृति है वो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं मिलती है।
जो डिडक्शंस हमें 80C से 80U तक मिलते हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हैं जो पेमेंट हमने किया है या जो भुगतान हमने किया है उसके संबंध में क्या क्या कटौतियां मिलती हैं हमें, और दूसरा कि जो आय हमने प्राप्त की है इनके संबंध में हमें क्या क्या कटौतियां मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो शामिल किया है ये सैलरीज एम्प्लॉय को देखते हुए जो जो महत्वपूर्ण डिडक्शंस हमें मिलते हैं उसी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो हम पहले बात करते हैं जो हम भुगतानों के संबंध में, हम जो पेमेंट करते हैं उसके संबंध में जो डिडक्शंस हमें मिलती हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है अंडर सेक्शन 80C की, जो हमें मिलती है जीवन बीमा प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, इसके संबंध में। ये दोनों प्रकार के व्यक्तियों को मिलती है, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। इसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपए तक है। इसमें जो डिडक्शंस हमें मिलती हैं किसके लिए मिलती हैं, तो परिवार के सदस्यों के जीवन बीमा प्रीमियम के यदि हमने गत वर्ष में भुगतान किया है तो उसके लिए हमें ये छूट मिलती है। परिवार में इनकम टैक्स के हिसाब से पति पत्नी और उसके बच्चे, चाहे वयस्क हो या अवयस्क हो या विवाहित पुत्री भी है, ये तीनों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इसके लिए रखी गई हैं जिन शर्तों में है कि पहली बात तो है यदि हमने पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ली हुई है तो हम मैक्सिमम 20% प्रीमियम के बराबर डिडक्शंस ले सकते हैं। यदि पॉलिसी हमने 1/4/2012 के बाद ली है तो मैक्सिमम हमें 10% ही प्रीमियम की छूट या कटौती हमें प्राप्त होती है। तीसरी इसमें जो बात है, यदि 1/4/2012 के बाद कोई निःशक्त रूप या गंभीर रूप से डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, अगर ये कोई प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो इन्हें 15% की छूट मिलती है। ये है 80C में जो छूट मिलती है उसके लिए रूल्स। इसी में भी हम आगे आते हैं, 80C में और चीजें बाकी हैं। यदि हमने परिवार के सदस्यों हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रोविडेंट फंड है जैसे PPF वगैरह है, यदि हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी छूट भी हमें धारा 80C के अंतर्गत ही मिलती है। जो भी हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे स्टैंडर्ड प्रोविडेंट फंड होगा, इसकी छूट हमें इसमें मिलती है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर अप्रूव्ड सुपरविनेशन फंड है, इसमें छूट मिलती है। केंद्रीय सरकार की कोई प्रतिभूति है या कोई अधिसूचित जमा योजना है जिसका उल्लेख 80C में किया गया है, वहां पर भी जमा में हमें ये छूट मिलती है। राष्ट्रीय बचत पत्र यदि हम 8 या उसके ऊपर जो अभी 8 और 10 जो चल रहे हैं, इसमें अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए भी अंडर सेक्शन 80C में हमें छूट मिलती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट में अगर हमने परिवार के नाम से कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके लिए भी हमें इसमें छूट मिलती हैं। म्यूचुअल फंड यदि हमने लास्ट ईयर खरीदा हो तो उस पर भी छूट मिलती है। बैंक से हमने होम लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज है या उसकी जो मूलधन की राशि है, तो मूलधन की जो राशि होती है जो उसकी छूट हमें मिलती है एक्चुअल में 80C में, और इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है हमें हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत अंडर सेक्शन 24(2) में। इसके बाद बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए जो ट्यूशन फीस का हम पेमेंट करते हैं, ये भी अधिकतम 2 बच्चों के लिए मिलती है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट फीस या कोई डोनेशन शामिल नहीं होती। गवर्नमेंट ने जो बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जो शुरू की है, इसकी छूट भी 80C के अंतर्गत मिलती है। इसके अलावा डाक खाने के 5 वर्षीय सावधिक जो फिक्स डिपॉजिट इनकम है उसमें भी हमें छूट मिलती है। एक और है वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम जो 2004 में शुरू की गई है, इसमें भी यदि सीनियर सिटीजन कोई अमाउंट जमा करते हैं तो उसकी छूट हमें प्राप्त होती है। तो ये छूट हैं जो हमें ओल्ड रूल्स के हिसाब से 80C में मिलते हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारी छूटें हैं, लेकिन एक सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए इतनी छूटें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे आए तो 80CCC इसकी छूट भी हम कई बार लेते हैं। ये है भारतीय जीवन बीमा निगम के पेंशन फंड में अंशदान के संबंध में, लेकिन ये सैलरीड एम्प्लॉयज भी इसको ले सकता है और जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है वो भी इस छूट को ले सकता है। इसके लिए भी एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों पात्र हैं। इसके लिए भी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 की है। इसकी शर्तें हैं कि जो भी अमाउंट होगा वो गत वर्ष में कर योग्य आय में से हो। अगली बात आती है, यदि करदाता अवधि पूर्ण होने के पहले ही इन्हें समर्पित कर देगा या सरेंडर कर देता है तो वो पूरी राशि टैक्सेबल हो जाती है। करदाता या नामांकित व्यक्ति को जो राशि प्राप्त होगी वह उस गत वर्ष के लिए कर योग्य भी होगी। इस धारा में अगर हम कटौती प्राप्त करते हैं तो धारा 80C में हमें कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण इसकी कंडीशंस हैं। यदि हम 80CC में कोई कटौती प्राप्त करते हैं तो इस संबंध में कोई धारा 80C के अंतर्गत हमें कोई कटौती नहीं मिलेगी। नए एम्प्लॉय जिन्होंने 2004 में ज्वाइन किया उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, न्यू पेंशन स्कीम के नाम से, NPS जिसे हम कहते हैं। इसकी छूट हमें मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD1 में। यह है एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है उसकी छूट है। इसके लिए कंडीशंस हैं, ये कटौती ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त होती है जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 को या उसके बाद हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है। अपने MP में 1/4/2005 से ये लागू हुआ है, इसलिए 1/4/2005 के बाद जो भी एम्प्लॉय इस श्रेणी में आएगा उसको NPS की छूट मिलती है। गत वर्ष में हम जो जमा राशि करते हैं उस पर ये कटौती मिलती है। ये कटौती की अधिकतम सीमा कुल आय के 10% के बराबर होती है। ये NPS के लिए शर्तें हैं। इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां बात आती है धारा 80CCD1B। ये NPS में अंशदान में अतिरिक्त जमा के संबंध में कटौती है। इसके संबंध में बहुत लोगों के अलग अलग टाइप के विचार हैं। तो इस संबंध में जो NSDL ने है इसका क्लैरिफिकेशन किया है, मैं वो आपको दिखा देता हूं। जो क्लैरिफिकेशन NSDL ने यहाँ पे किया हुआ है मैं वो आपको अभी ये 80CCD1B के बारे में NSDL ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि ये छूट किसे मिलती है। तो NPS में 2 प्रकार के टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। जो भी एम्प्लॉयज हैं वो NPS टीयर 1 में आते हैं, और एम्प्लॉयज के अलावा अगर कोई NPS में कंट्रीब्यूट करता है तो वो टीयर 2 में आते हैं। तो टीयर 1 में 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिलती है 80CCD1B के तहत। लेकिन अगर टीयर 2 खाते में अगर हम कोई निवेश करते हैं तो इस पर कोई भी छूट नहीं मिलती है। ये क्लियर रहे कि ये उस 1.5 लाख रुपए छूट के अतिरिक्त हमें मिलती है जो NPS में हमें दी है। इसके अलावा 80CCD2 में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है इस पर भी 10% की छूट मिलती है। ये छूट बिल्कुल अलग मिलती है 80C के अलावा। एक यहाँ पर इनकम टैक्स में ये भी रूल्स हैं कि सेक्शन 80CCE ये खुद कोई छूट नहीं देता, लेकिन ये बताता है कि जो 80C और 80CC और 80CCD1 की जो छूट है ये कुल मिलाकर 1,50,000 रुपए से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं हो सकती। अब आप यहाँ देखेंगे तो 80CCD2 और 80CCD1B यहाँ पर शामिल नहीं है।
इनकी छूट इस 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त हमें मिलती है। एक बात आती है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, 80D, इसके लिए डिडक्शंस हैं। ये स्वयं एवं परिवार में यहाँ पे सिर्फ दो चीजों को शामिल किए गए, जीवन साथी को और आश्रित बच्चे को। अधिकतम लिमिट जो इसकी तय की गई है वो 25,000 रुपए है। यदि हम माता पिता के लिए भी करते हैं तो अधिकतम सीमा 25,000 रुपए ही है, लेकिन यदि यहाँ पर सीनियर सिटीजन आ जाते हैं तो ये मैक्सिमम लिमिट बढ़ 50,000 रुपए। यदि माता पिता वरिष्ठ नागरिक है, उनका कोई बीमा नहीं है और वैसी कंडीशन में 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। यहाँ पे कंडीशंस हैं। सबसे पहले कंडीशन है कि जो भी हम योजना में शामिल होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा अप्रूव कोई अथॉरिटी होगी जहां से हम इसे जहां पे हम इन्वेस्ट करें। राशि कर योग्य आय में से ही गत वर्ष में दी जानी चाहिए। इसके अलावा है कि कैश के अलावा अन्य किसी माध्यम से ये कटौतियां हमें, ये पेमेंट हमें करने पे ये कटौती तभी मिलती है जब हम कैश के अलावा किसी अन्य माध्यम से इसका पेमेंट करते हैं। इसके लिए एक और रूल्स है, यदि हम कोई जांच कराते हैं, किसी प्रकार की कोई जांच कराते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 5,000 की है, लेकिन ये 5,000 उस 25,000 या 50,000 के मैक्सिमम लिमिट पर शामिल होता है। ये सारे डिडक्शंस ओल्ड रूल के अंतर्गत हैं। एक और बात आती है यहाँ पे 80DD के बारे में, जो गंभीर रूप से निःशक्त आश्रित होते हैं उनके लिए। इस पे छूट की जो लिमिट है एक व्यक्ति के लिए 75,000 है, यदि वो गंभीर रूप से निःशक्त हैं तो 1,25,000 है। के लिए जो कंडीशंस हैं कि जो टैक्स पेयर है उसके मृत्यु के पश्चात जो धन होगा वो एकमुश्त वार्षिकी के रूप में पेमेंट किया जा सकता है। एकमुश्त भी ले सकते हैं या इसे हम लमसम अमाउंट के रूप में या एन्युटी के रूप में भी ले सकते हैं। जो नॉमिनी होगा उसे ये पेड होता है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट हमें हर बार सबमिट करना होता है। यदि कहीं पे ऐसी स्थिति आती है कि जो डिसेबिलिटी है ये चेंज हो सकती है तो हमें हर साल इसके लिए एक सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से बनाकर सबमिट करना होता है। एक बात आती है 80E के बारे में, हमें से अधिकतम लोगों ने ये छूट ली हुई है। ये आते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। ये हम टैक्स पेयर स्वयं अपने लिए, अपने या रिश्तेदार के लिए उच्च शिक्षा के लिए जो लोन लेता है उस पे जो इंटरेस्ट लास्ट ईयर पेड करता है उस पे ये 80E की छूट मिलती है। रिश्तेदार में जीवन साथी शामिल है, उनकी संतान शामिल है और कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जिनका टैक्स पेयर संरक्षण या गार्जियन। इसमें एक बात आती है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री दान के लिए बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। 80G के बारे में है। 80G ये सारे प्रकार के जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए ये डिडक्शंस मिलती हैं। इसके लिए शर्तें हैं कि हम कैश के रूप में दें, किसी मटेरियल के रूप में, यदि किसी वस्तु के रूप में हमें देते हैं तो ये 80G के अंतर्गत छूट हमें प्राप्त नहीं होती। यदि हम 2,000 रुपए से अधिक का कोई डोनेशन देते हैं तो ये हमें चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही देना होगा। इसके लिए एक नियम ये भी है कि जो भी हम डोनेशन देंगे किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा धर्म के हित के लिए ना हो, लेकिन इसमें SC, ST, OBC, स्त्रियां, बच्चे, इन्हें किसी भी जाति के तहत नहीं माना गया है। इसमें दो प्रकार के दान होते हैं, एक विदाउट लिमिट वाले और एक लिमिट वाले। तो पहले हम लिमिट वाले दान के बारे में आते हैं। इसमें दो प्रकार की होती हैं, एक जिसपे हमें 100% डिडक्शन स्वीकृत होती है और दूसरी जिसमें हमें 50% डिडक्शन स्वीकृत होती है। अब ये पूरी लिस्ट है
किस किस पे हमें 100% मिलती हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोष है, प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय सहायता कोष है, प्रधानमंत्री या राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु निर्मित सहायता कोष है, प्रधानमंत्री का आर्मेनिया भूकंप सहायता कोष है, अफ्रीका फंड है जिसमें भारत का अंशदान हो, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए स्थापित कोई भी राष्ट्रीय प्रतिष्ठान हो, भारत या राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थान हो, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का भूचाल राहत कोष हो, जिला साक्षरता समिति हो, राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन काउंसलिंग हो, गरीबों को चिकित्सा राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी स्थापित कोष हो, सेना तथा वायुसेना का केंद्रीय राहत कोष तथा भारतीय समुद्री जहाज के बेड़े का कोई परोपकारी कोष हो, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का साइक्लोन राहत कोष हो, बीमारियों का राष्ट्रीय राहत सहायता कोष हो, मुख्यमंत्री या राज्यपाल का कोई राहत कोष हो, राष्ट्रीय खेल कोष हो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष हो, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास और उपयोजन निधि हो, गुजरात भूकंप पीड़ितों के लिए कोई सहायता हो, राष्ट्रीय स्वपारणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहुनिशक्तग्रस्त व्यक्ति कल्याण कोष हो, राष्ट्रीय बाल कोष हो, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष हो, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान हो। ये सारी चीजें हैं जिसमें अगर हम कोई डोनेशंस करते हैं तो वो डोनेशन पे हमें 100% डिडक्शन सीधे सीधे मिल जाता है। एक और है राष्ट्रीय औषधि की दुरुपयोग नियंत्रण निधि में अंशदान, 50% डिडक्शंस वाले में है। इसमें जवाहरलाल जी नेहरू का स्मृति कोष है, प्रधानमंत्री जी का अकाल सहायता कोष है, इंदिरा गांधी का स्मृति कोष है, राजीव गांधी फाउंडेशन कोष है। यदि इसमें हम दान देते हैं तो ये 50% ही हमें छूट मिलती है। इसके बाद लिमिट वाले डोनेशंस की बात आती है, तो इसमें हम गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को या कोई एसोसिएशंस को परिवार नियोजन के लिए यदि हम कोई दान देते हैं तो हमें एक लिमिट के 100% के बराबर मिलती है। कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है भारत में स्थापित एवं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित खेल कूद के संघ अथवा संस्था को जो निम्न कार्य के लिए हम दान देते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए हैं, ये दान 100% में है लिमिट वाले। इसमें 50% में है परिवार नियोजन को छोड़ के हमने कोई दान दिया है, अन्य कोष या संस्था जो पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित हो और निम्न शर्तें पूरी करती हैं। इसकी आय पूर्णतया कर मुक्त होनी चाहिए, इसकी आय केवल पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए, विशेष जाति अथवा धर्म के लिए ना बनी हो, इनका हिसाब किताब नियमित रूप से रखा जाता हो और ये कहीं ना कहीं पर रजिस्टर्ड हो। तो जहां तक मेरा ख्याल है हम दान पे सिर्फ 100% डिडक्शंस को ही ज्यादा महत्व देते हैं, बाकी ये दान पे इन चीजों पे हम उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन ये चीजों को मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि इस वेबिनार में हमारे विद्यार्थी भी शामिल हैं, तो विद्यार्थियों के हिसाब से ये जरूरी था बताना थोड़ा सा। इनकम के संबंध में है तो 80TTA जो हमें सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके संबंध में हमें ये छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80TTA में। दोनों प्रकार के व्यक्तियों को मिलेगी, व्यक्ति को भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। बचत खातों में जो भी प्राप्त होगा ब्याज उसके संबंध में मिलेंगी। ये कहाँ से मिल सकती है? जमा बैंक में हो या बैंक का व्यवसाय करने वाले कोई भी सहकारी समिति हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में यदि कुछ जमा है तो उस पर भी एक छूट मिलती है। यदि हमारा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है वहां से भी हमें सेविंग से अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसकी छूट भी 80TTA के तहत मिलती है। ये छूट मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक हो सकती है, या तो इंटरेस्ट अथवा मैक्सिमम 10,000। इसी में अंडर सेक्शन 80TTB ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। इसमें भी शर्तें वही हैं जो एक व्यक्ति के लिए हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए हैं। बैंक में अकाउंट हो, सहकारी समिति में अकाउंट हो या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम छूट है, यहाँ पे हम पहले बता दें, वरिष्ठ नागरिक से आशय है कि जिनकी एवरेज जो आयु है वो 60 वर्ष से अधिक की हो।
और इसके अधिकतम कटौती की जो लिमिट है वो 10,000 की जगह पे 50,000। हम इसी में बात करें आगे तो एक डिडक्शंस है 80U। हमारे कुछ साथी जो एम्प्लॉयज भी होते हैं और डिसेबल्ड भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 80U के तहत डिडक्शंस मिलते हैं। 80U में डिडक्शंस में क्या चीजें हैं? इसे मिलेगा जो भारत में निवासी होगा, जिसे चिकित्सा प्राधिकारी ने निःशक्त व्यक्ति प्रमाणित किया हो, ये 75,000 जनरल डिसेबल्ड की स्थिति में है, और अगर सेवरल डिसेबल्ड है पर्सन है तो 1,25,000 रुपए तक की छूट उसे मिलती है। कोई ऐसा एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय भी है और डिसेबल्ड भी है तो उसके लिए ये छूट मिलती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है हमें वो प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न के साथ जमा करनी होती है। यदि ये लगता है कि जो भी डिसेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है तो हमें हर साल नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये भी मैंने विद्यार्थियों के हिसाब से इसे शामिल किया हुआ है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर में 2020-21 में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज की। एक व्यक्ति के हिसाब से हैं, हम सबसे पहले लेते हैं सामान्य व्यक्ति जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हैं। तो अप टू 22,50,000 तक टैक्स फ्री है, जिसमें हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। अगले 250 पे मतलब 2,50,000 रुपए से अधिक हो इनकम लेकिन 5 लाख रुपए तक हो तो हमें 5% देना होता है। 5 लाख रुपए तक अर्थात इनकम यदि हमारी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो 20% के रेट से टैक्स देना होता है। यदि इनकम हमारी 10 लाख रुपए से अधिक है तो 30% के हिसाब से टैक्स देना होता है। ये नियम है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, मतलब ओल्ड रूल्स हैं। यदि हम यहीं पे बात करें वरिष्ठ नागरिक की तो पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। अगले 2 लाख अर्थात 3 लाख से 5 लाख तक 5% के रेट से टैक्स देना है। अगले 5 लाख पर मतलब 5 लाख से 10 लाख रुपए तक पर 20% की दर से टैक्स देना है। अगले 10 लाख रुपए से अगर आय अधिक है तो उसमें 30% की दर से टैक्स देना है। अति वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में जब हम आते हैं तो यहाँ पहले 5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता। अगले 5 लाख से 10 लाख रुपए पे 20% और 10 लाख रुपए से अधिक की इनकम होने पर 30% के रेट से टैक्स देना होता है। ये रेट्स जो हैं ये एप्लीकेबल्स रहेंगी आगे ईयर्स में भी यदि हम ओल्ड रूल को फॉलो करते हैं तो। नए रूल्स के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। यदि हम इसी रूल्स पे रहते हैं तो हम नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 2021-22 पे भी इसी आधार पे टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ये सभी के लिए रखते हैं। इसके अलावा सरचार्ज है, यदि इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है तो 10% और यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो 15%। अभी इस साल के लिए हुई है, यदि इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो 12,500 रुपीस की छूट मिली है 87A में, जिसके तहत मैक्सिमम एम्प्लॉयज आ रहे हैं और जिनकी इनकम छूट के दायरे पर आ जाती है। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट टैक्स के रेट्स हैं 2 और हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसपे फिक्स है 20% के रेट से, और दूसरा लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजिल्स इस पे 30% के रेट से। यहाँ चूंकि बच्चे भी हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं जो ई फाइलिंग के बारे में जानना चाहते होंगे, तो थोड़ा सा मैं उन्हें ई फाइलिंग के बारे में बताता हूँ। मैं इसके लिए हमें इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे जाना होता है www.incometaxefilingindia.gov.in। ये ई फाइलिंग की साइट है जहां से हम ई फाइलिंग फाइल कर सकते हैं। हम में से अधिकतर अभी ये काम वकीलों के माध्यम से करते हैं,
या हम किसी ऐसे व्यक्ति से कराते हैं, इसकी फीस देनी पड़ती है। सर वो साइट दिख नहीं रही है। अगर हम चाहें तो हम खुद इस पर रजिस्टर्ड होकर कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्टर्ड यूजर है, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड होते हैं। नए यूजर के लिए हम यहाँ जाते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए। सर वो दिख नहीं रही है। बताने वाला हूँ मैं। यहाँ से हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू में जाके हम यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्सक्यूज मी सर, स्लाइड नहीं दिख पा रही है। सर वो साइड नहीं दिख पा रही है त्रिपाठी सर। जी जी जी। शेयर स्क्रीन फिर से करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर दिया हमने। स्टॉप अब स्टॉप जी। अब दिखने लगी सर? नहीं अभी नहीं दिख हाँ, हाँ, दिख रही। आ गई होगी सर अब? हाँ आ गई है। सर अभी आ गई सर, अभी आ गई। आ गई सर? हाँ दिख रही है सर। यस सर, यस सर। ये हम यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं फिर जैसे दिख नहीं रही तो मैं होम में आ जाऊँ थोड़ा सा। ये है इनकम टैक्स साइट। यहाँ से हम यहाँ से रजिस्टर्ड यूआरएल पे जाके रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ जाकर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके हम आसानी से रजिस्टर्ड करते हैं। हमें केवल कुछ डेटा देना होता है जिसमें पेन नंबर, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम या आपके पेन डेटा के हिसाब से हो, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पेन पर हो। रेसिडेंट हम सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आसानी से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यदि हम रजिस्टर्ड यूजर हैं तो हम इस पर लॉग इन करके भी यहाँ पर से कर सकते हैं। मैं अपने लॉगिन से यहाँ पे आता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कितना आसान है यहाँ से टैक्स फाइलिंग करना। ये देखिए ये स्क्रीन आती है जब हम ई फाइलिंग के लिए रजिस्टर्ड होने के बाद हम अंदर जाते हैं। यहाँ देखिए डैशबोर्ड पे हमें दो चीजें दिख रही हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू रिटर्न फॉर्म्स। या जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमें देखिए जब जब का हमें इनकम टैक्स रिटर्न देखना हो, मैंने कब कब टैक्स रिटर्न फाइल किया, सारी चीजें यहाँ पर हमको दिख जाती हैं। हमें जब का भी देखना हो हम आसानी से उसे क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है, वो हमारे सामने आ जाता है। उसमें पूरी प्रोसेसिंग हमें दिखने लग जाती है कि क्या 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 चीजें कब कब हुई। यदि हम फाइल करना चाहते हैं तो हमें वापस से डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके हम यहाँ जाएंगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पेन नंबर बाय डिफॉल्ट आता है। असेसमेंट ईयर हम यहाँ सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 दोनों है। अभी हमारे लिए असेसमेंट ईयर, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। आईटीआर का फॉर्म, चूंकि हम सैलरीड एम्प्लॉई हैं इसलिए ITR 1 यहाँ शो हो रहा है। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल हो, रिवाइज्ड हो और सबमिशन मोड यहाँ दो है। यदि हमने XML फाइल पहले से बना कर रखी हुई है तो उसे हम अपलोड कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि नहीं हम सीधे यहीं पे बनाएं तो हम प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन कर सकते हैं। ये चीजें जैसे ही हम सबमिट करते हैं यहाँ से हमें अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल्स भरनी होती हैं। हम जो जो अकाउंट नंबर शो करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, कंटिन्यू करके आगे बढ़ें। एक मैसेज आता है, एग्री करें और आगे बढ़ जाएं। ये स्क्रीन इसके बाद सामने आती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं किसे हम कैसे फिल करते हैं। सेकंड में वो जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमने पैन कार्ड बनाते समय दी है। यहाँ पर हमें एक चीज पर सेलेक्ट करना होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अलग अलग टाइप के हैं। इसमें से हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ हम पूरी चीजें डाल के आगे जाके हम इसमें टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पूरी चीजें दिख रही हैं। ग्रॉस सैलरी क्या है, सैलरी प्लस सेक्शन 17(1) जो हमने परप्लेक्सिटीज देखा था उसके तहत, वैल्यू ऑफ परप्लेक्सिटीज सेक्शन 17(2), लीव ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3), ये सारे का टोटल। ऐसे करते करते जो भी हमें छूट मिलनी है, लीव, ट्रेवल, कंसेशन, ये सारी चीजें जो जो चीजें हमसे संबंधित हैं
हम उसे भरते जाते हैं, भरते भरते जब हम आगे आते हैं तो देखते हैं यही आते जाएगा। यहाँ सारी चीज़ें हैं, 80C में क्या डिडक्शंस हैं, 80CCC में क्या डिडक्शंस हैं, 80CCD1 में क्या डिडक्शंस हैं, 80CCD1B, 80CCD2, इस तरह के वो सारे डिडक्शंस हैं जो एक इंडिविजुअल को होते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था 80TTA, 80TTB, 80U, ये सारे डिडक्शंस हैं यहाँ पर। ये भरने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाता है। यदि हमें कोई रिबेट की बात है जो मैंने भी की थी 87A की, अगर वो रिबेट हमें मिलनी है तो रिबेट आसानी से यहाँ पर शो हो जाती है और वो हमको मिल जाती है। ये भरना आसान है। यहाँ पे जो भी टैक्स हमारा सबमिट हुआ है वो देखना चाहते हैं अगर हम, तो टैक्स डिटेल में जाकर हम वो देख सकते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ से कितना कितना टैक्स सबमिट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सारा दिखता रहता है कि कहाँ से हमने कितने कितने टैक्स, कितनी इनकम में कितना टैक्स सबमिट, ये कटा हुआ है। आसान है। अगर आगे मौका मिलेगा तो इसको मैं और विस्तृत से बताऊंगा। अभी अपन आगे उसमें बढ़ते हैं। ये वही स्क्रीन है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये भरा हुआ है, फिलअप किया हुआ है पूरा। ये इनकम भरी हुई है पूरी चीजें उसमें, ये भरी हुई है। देखिए वही चीजें हैं जो डिडक्शन अभी मैंने आपसे चर्चा की है, वहां पे कैसे भरते हैं। उसी स्क्रीन पे आगे चीजें हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, अदर इनकम क्या है मेरी, वो सब भरी हुई है। ये टैक्स कैलकुलेट होकर आया है। रिबेट मुझे कोई कुछ नहीं मिल रही है। रिफंड जो मुझे मिलना है या जो भी फीस लगनी है वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम आते हैं कि न्यू रूल्स और ओल्ड रूल्स में क्या डिफरेंस। टैक्स स्लैब हम पहले बात कर लेते हैं। टैक्स स्लैब ओल्ड रूल्स पे और न्यू रूल्स पे। जो ओल्ड रूल्स हैं, पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, यही चीज न्यू रूल्स पे है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक अभी हमें 5% टैक्स देना। नए रूल्स पे भी ये एप्लीकेबल है 5% के रेट से। ये एक नया स्लेब इसमें जुड़ा है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए का। ये अभी तक ओल्ड रूल में शामिल है 5 से 10 लाख रुपए जो 20% के रेंज पे आते हैं। अगर हम नए रूल्स पे जाते हैं तो 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर इनकम है तो हमें 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। यदि इनकम हमारी 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो ओल्ड रूल के हिसाब से हमें 20% टैक्स देना होता है। न्यू रूल्स के हिसाब से हमें 15% की दर से टैक्स देना होगा। यदि इनकम हमारी 10 लाख रुपए से अधिक है, अभी ओल्ड रूल पे हमें 30% है रेट, लेकिन यहाँ पर और बाइफरगेट किया गया उसे 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा नए रूल्स पे। इनकम यदि 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक है तो 25% की दर से टैक्स देना होगा। यदि इनकम 15 लाख रुपए से अधिक है तो 30% की दर से टैक्स देना होगा। तो अगर हम इसको एक नजर पर देखें तो जो ओल्ड रूल है वो 10 लाख रुपए के बाद 30% के दर पे आ जाता है और नया रूल्स 15 लाख के ऊपर नए रूल्स टैक्स रेट 30% पे आता है। अब बात करता हूं मैं कि इसमें कौन सी छूटें मिलेंगी और कौन सी छूटें नहीं मिलेंगी। तो पुरानी टैक्स व्यवस्था यदि हम ओल्ड टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो जितनी छूटें हैं हमें 80C से 80U तक वो यथावत हमें मिलेंगी जैसे अभी तक मिलती आई हैं। अगर हम न्यू टैक्स सिस्टम पे जाते हैं तो हमें केवल एक छूट मिलेगी, वो भी 80CCD2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस के तहत, केवल उसकी छूट हमें मिलेगी
इसके अलावा हमें और कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ये तब की बात है जब हम न्यू टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। न्यू टैक्स सिस्टम जो इस फाइनेंशियल ईयर 2021 से लागू हो गया, अर्थात असेसमेंट ईयर 21-22 का जब हम टैक्स फाइल करेंगे और हम न्यू टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो केवल उन्हीं को ही छूट मिलेगी जो एनपीएस के तहत आते हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब नुकसान कौन कौन सा होगा? जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, इन्हें अंडर सेक्शन 16 के तहत जो मिलने वाली 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है और जो प्रोफेशनल टैक्स की छूट हमें मिला करती थी, ये छूट अब नहीं मिलेगी। एचआरए की छूट जो अभी तक हम लेते थे, एचआरए की छूट हमें नहीं मिलेगी। 24(2) के तहत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी ओल्ड टैक्स सिस्टम पे, ये न्यू टैक्स सिस्टम पर नहीं मिलेगी। परिवार पेंशन पे जो अधिकतम 15,000 रुपए की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 57 के तहत, ये भी न्यू रूल्स में नहीं मिलेगी। 80C के तहत जो मिलने वाली 1,50,000 रुपए की छूट है, इसमें से कोई भी छूट अब हमें नहीं मिलेगी। 80D के तहत जो मेडिकल इंश्योरेंस की छूट है, ये भी अब हमें नहीं मिलेगी। 80D एवं 80DD के तहत जो डिसेबिलिटी पर जो छूट मैंने शुरू में बताई है, वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। 80E के तहत जो हमें एजुकेशन लोन पर जो छूट मिलता है, ये भी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि 80G के तहत जो हम डोनेशन देते हैं, उसकी छूट भी अब हमें नहीं मिलेगी यदि हम न्यू टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम के। ओल्ड सिस्टम पे अगर हम जाते हैं तो हमें टैक्स एक्चुअली ज्यादा देना होता है, लेकिन हमें सारी छूट और कटौतियां मिल जाती हैं। लेकिन यदि हम न्यू टैक्स स्लैब पे जाएंगे, न्यू टैक्स सिस्टम पे जाएंगे, तो हमें टैक्स तो कम देना होगा, लेकिन ये सारी छूटें हमें अब नहीं मिलेंगी। इसे मैंने एक एग्जाम्पल पे समझाने का प्रयास किया है। मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए की इनकम ली हुई है। ओल्ड टैक्स सिस्टम पे क्या होता है और न्यू टैक्स सिस्टम पे क्या होता है? अगर हम ओल्ड सिस्टम पे चलते हैं तो हमें 80C के तहत 1,50,000 की छूट मिल सकती है। 80D के तहत मिनिमम 25,000 की छूट मिल सकती है यदि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है। 24B के तहत 75,000 की छूट मिल सकती है। अगर हम इतनी छूट को भी शामिल करते हैं तो इनकम होती है 7,50,000 रुपीज। अब अगर हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड सिस्टम पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक इनकम पे 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स लगना है। यदि इनकम 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक है तो उस पर हमें 20% की दर से 50,000 रुपीज टैक्स देना होगा। क्योंकि यहाँ पे इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थी, इसलिए 30% पे हम नहीं गए। अब आप यहाँ देखते हैं तो 7,50,000 पे हमें 62,500 रुपीज टैक्स देना हो रहा है। अब अगर हम न्यू टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ देखिए ग्रॉस इनकम 10 लाख है, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है। टैक्सेबल इनकम भी 10 लाख हुई। अब हम जब आते हैं न्यू टैक्स स्लैब में तो 2.5 से 5 लाख रुपए तक पे 12,500 रुपए टैक्स लगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की इनकम पे 10% के हिसाब से 25,000 रुपए टैक्स लगा और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की इनकम पे 15% की दर से 37,500 रुपए टैक्स लगा। तो कुल टैक्स 10 लाख रुपए की इनकम पर हम यहाँ पर 75,000 रुपए देते हैं और हम यहाँ सेविंग करने के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए की सेविंग करने के बाद भी हमें 62,500 रुपीज पड़ रहा है। आवाज
सर ये आवाज नहीं आ रही है। लोकेश सर। अभी बोल अरविंद सर के एंड पे प्रॉब्लम है, अरविंद सर को बोलना पड़ेगा। कॉल करके बोल दो। त्रिपाठी सर। अरविंद सर का सिस्टम हैंग हो गया है शायद। हाँ सर। सुतीक्षण से निवेदन करूंगा कि आगे का करें। मेरी बात लगभग पूरी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को दी है। हेलो। हेलो। हाँ सर, क्वेश्चन लेंगे क्या? कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साकोली से बात। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, क्वेश्चन ऐसे था सर कि सर ने पहले बताया कि आपको सब छूट मिलेंगी एज इट इज, जैसे पिछले टैक्स इसमें थी, लेकिन इस साल में ये छूट नहीं मिलेगी, ऐसे फिर से बोल रहे हैं। जैसे 1.5 लाख का है हमें जो सेविंग पे मिलता है छूट। जी जी। लेकिन सर ने अभी बोला कि अभी नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देंगे, क्योंकि पिछले बार में वो बोले कि कंटिन्यू रहेगा। त्रिपाठी सर। नहीं नहीं, ये तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इसमें ये है कि यदि आप नया सिस्टम जो इनकम टैक्स का आया है उसको अडॉप्ट करेंगे तो छूट नहीं मिलेगी, और अगर आप पुराने सिस्टम से ही चलेंगे तो सारी छूट क्लेम कर सकते हैं। बात खत्म है। फिर वो ऑप्शनल है क्या? ऑप्शनल है, आपको सिस्टम अडॉप्ट करना आपके ऊपर है। अच्छा, वो ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एनी और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो। हाँ बोलें सर। ये 80 CCD 1B में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कहीं कहीं पे ये लिखता है कि जो एम्प्लॉय है, आवाज नहीं आ रही अरविंद सर थोड़ा तेज बोलें सर। हाँ सर, ये 80 CCD 1B में जो 50,000 का एडिशनल डिडक्शन है, तो एनपीएस का। हाँ एनपीएस का ही डाल दो चैट पे क्वेश्चन। उसमें सर नेट में मतलब वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट जो है इससे रिलेटेड है, वो सजेस्ट करते हैं कि जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का वो कंसीडर किया जा सकता है उसके अंदर। कुछ सजेस्ट करते हैं कि एडिशनली जो है एम्प्लॉय जब सबमिट करेगा तभी अलाउ होगा। सर इस पे कुछ आपका क्या कहना है? त्रिपाठी सर बताएं। सर जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एनएसडीएल की साइट से ही बताया था, मैं वो पुनः स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एनएसडीएल वाली। मतलब नहीं कहीं लिखा है सर, मतलब इसीलिए पूछ रहा हूँ, मतलब कि बहुत मैं इसके आपको ऊपर मैंने एनएसडीएल की साइट से क्लियर कराता हूँ सर। ये देखिए एनएसडीएल की साइट है, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें बताती है। जब आप इसमें आप खोलेंगे तो यहाँ एक हुई है कि ये टीयर 1 के तहत जो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड ठीक है सर, टीयर 1 ही लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है ना निवेश करने पर, तो ये इस निवेश को टीयर 1। हाँ मतलब कुछ लोग मानते हैं कि एक्सक्लूसिवली जो हमारा रेगुलर कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा एडिशनली देना है, और कहीं कहीं पे मानते हैं कि जो हमारा सैलरी से कट रहा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। मतलब एग्जैक्ट सर क्लेरिफिकेशन नहीं ऊपर। एडिशनली आपके हिसाब से एडिशनली है ना सर? मतलब ये इसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन जो कुछ नहीं होता। नहीं, इंटरप्रिटेशन ही यही निकालना चाहिए सर, यही पूछ रहा हूँ। नियम के हिसाब से होता है, ओवर एंड अबव है 50,000।
दैट इज इन एडिशन टू 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C में जो कुछ भी है उसके अलावा है वो 50,000 है ना अरविंद, ऐसा ही ना? यस यस सर। जी सर, जी सर, उसके अलावा है सर, जो मिलना है उसके अलावा है। हाँ, 150 जो 80C में आपकी क्लेम है वो तो आप करिए, और उसके अलावा अगर आपके पास एनपीएस है तो 50,000 तक आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लेम कर सकते हैं। हाँ, वो सिंपल बात है। ओके सर, ठीक है। आप हालांकि ये जो विषय है आयकर का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि फेसबुक में डॉक्टर श्री अरविंद त्रिपाठी सर का मैं मोबाइल नंबर और उसमें उनसे संपर्क करने के कुछ जो साधन है, मेल वगैरह, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब मैं ये वेबिनार को समाप्त करने से पूर्व डॉक्टर भूतला सर से आग्रह करता हूं कि कृपया आप आशीर्वचन के रूप में हमें 2 शब्द कहें। डॉक्टर भूतला सर। आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय गर्ग सर, अलग अलग पॉलिटेक्निक और अन्य संस्थाओं से पधारे हुए आदरणीय साथीगण, जैसा भी एक हमारे साथी ने प्रश्न पूछा वो महाराष्ट्र से है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजह से हमारा ये सेमिनार वेबिनार राष्ट्रीय हो गया, उनको धन्यवाद। उनके और भी कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न किसी से भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर गर्ग से पूछ सकते हैं, मैं भी आपकी सेवा कर सकता हूं, अरविंद जी से भी पूछ सकते हैं। नंबर सारे आपको सुतीक्ष सर उस पर अभी अपलोड कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को करा, और मैं देख रहा था कि लगभग जो हमारे जूम की कैपेसिटी 100 लोगों की है, तो पूरे टाइम लगभग 95 से 100 के बीच उपस्थिति रही। अनेक लोगों के मेरे को फोन आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उनको बोला आप लोग फेसबुक पे देखिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, और अभी हम अरविंद जी से अनुरोध करेंगे कि अगर हमारे साथी कुछ अन्य प्रश्न भी पूछेंगे तो आपको एक बार हम फिर से आमंत्रित करेंगे, तब आप किश्तों में एक एक प्रश्न का विस्तार से उत्तर देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हेलो सर। बिल्कुल सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? इसको यूट्यूब पे डालेंगे, इसको यूट्यूब पे डालेंगे। वेरी गुड। हाँ, और उसका टाइटल अगर शेयर किया मेल से तो चलेगा, फिर हम लोग बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर सुतीक्ष सर सुनिए। हाँ सर, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भूतला जी सर, वो आपका जो इवेंट है वो भी डिक्लेयर करिए ना। हाँ, हम आप साथियों को एक और बात बताना चाहते हैं कि अभी एक तो पर्यावरण दिवस आ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता को लेकर भी हम सबको बहुत जागरूक किया है। इन दोनों विषय को लेकर के हमारे प्राचार्य महोदय श्री केवी राव सर ने हमको बोला कि इस पे कुछ हमको आयोजन करना चाहिए, तो एमओएम महिला पॉलिटेक्निक की तरफ से 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। एक पर्यावरण को लेके, जो कोविड के बाद बहुत ही सामयिक हो गया है कि पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, ऐसा करके हम एक ऐसे राइटिंग कर रहे हैं जो पर्यावरण शिक्षा को लेकर के है। इसके बाद हम एक डिबेट कंपटीशन करने जा रहे हैं जो आत्मनिर्भरता से संबंधित है कि उद्यमिता स्वरोजगार वेतन से बेहतर है। इसको लेकर के हम विभिन्न बच्चों के विचार आमंत्रित करना चाह रहे हैं, चाहे तो वो इसके पक्ष में बोले चाहे इसके विपक्ष में बोले, पर एक नई पीढ़ी से हमको नई जानकारियां मिलेगी। तो आप सब लोगों को बहुत जल्दी हम ये भी पूरा कार्यक्रम हम लोड करेंगे साइट पे, तो आप लोग जो भी हैं, मैं महाराष्ट्र के मित्र से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने क्षेत्र में सब लोगों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें भाग लें, क्योंकि ये मान के चलें कि नई पीढ़ी के विचार हम लोगों से ज्यादा बेहतर ही निकलेंगे। हम इस समय जब एक ऐसी बंद गली के आखिरी मकान तक पहुंच गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, उस समय ये नई पीढ़ी हमको रास्ता दिखाएगी कि हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में स्वरोजगार कौन सा कर सकते हैं, पर्यावरण शिक्षा में कोविड को ध्यान में रखते हुए क्या नए एजुकेशन पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि हम बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं, तो आप सब लोग महिला पॉलिटेक्निक की मदद कीजिएगा और हमें विचार एकत्रित करने में सहयोग कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको प्रसारित करिएगा। धन्यवाद। सुतीक्ष सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ सर। सर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपका महिला पॉलिटेक्निक है, हमारा भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साकोली है, डिस्ट्रिक्ट भंडारा में है, महाराष्ट्र में है जी। तो सर हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया रूरल डेवलपमेंट का जी,
जो उन्नत महाराष्ट्र उन्नत भारत अभियान के बेस पर है जी। तो सर वैसे जो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड ऐसा कुछ ट्रेनिंग वगैरह अरेंज नहीं कर सकते क्या सर? कर सकते हैं सर। सर आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा, हम इस वेबिनार के बाद फिर पर्सनली चर्चा करेंगे। आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 989300 ना कर लीजिए। और हमें तो अच्छा लगेगा कि हम महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, अगर हम लोग मिलकर के एक दूसरे का भला कर पाए तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जो और आपने जो हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में, सरकारी पॉलिटेक्निक में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक भोपाल है, जिसने 2 विषय में NBA एक्रीडिएशन प्राप्त किया है और अगले 3 विषय में एक्रीडिएशन के लिए हम और जाने वाले हैं। तो आशा है हम लोग आपस में मिलकर के कोई अच्छा काम बच्चों के लिए कर पाएंगे। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 989300 6890 6890। सर आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर राजेंद्र भूतड़ा। डॉक्टर राजेंद्र भूतड़ा। और आप लोगों से अनुरोध है कि पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए या हमारे कुछ भी किसी भी स्ट्रीम के बच्चों के लिए अगर हमारे मन में कोई भी अच्छी बात है तो हम लोग उस पे हम सब परिचर्चा भी आयोजित कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग सहयोग करेंगे। सुतीक्ष्ण सर। हाँ सर, आपने जो आत्मनिर्भरता का जो सब्जेक्ट जो डाला है उसके बेस पर मैंने बोला कि जो रूरल डेवलपमेंट सेल्फ रिलायंस वगैरह जो है जो भी बनना है, सेल्फ रिलीवेंट बनना है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। तो इसलिए सर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट यदि लॉन्च करते तो अपन बोल तो अच्छा कुछ बना सकते हैं देश के लिए। इस विषय में बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में एक पॉलिटेक्निक है, वहाँ डॉक्टर बघेल हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन कौन से रोजगार के अवसर हो सकते हैं इस पे विशेष व्याख्यान आयोजित किया है। मैं उनको भी आप मेरे को आपका नंबर SMS कर दीजिएगा तो मैं उनको भी बोलूंगा, वो भी आपसे बात करेंगे। वो कृषि के क्षेत्र में विशेष काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी जानकारियां एकत्रित की। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बघेल है। डॉक्टर बघेल है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुतीक्ष्ण सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हुए। इसको वेबिनार को समाप्त करने से पहले मैं डॉक्टर आरती ठाकुर, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल से आग्रह करता हूं कि कृपया आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर आरती मैम। हाँ, थैंक यू सुतीक्ष्ण। आई एम ऑडिबल? सुनाई देता है? अच्छा, ओके। Respected Shri KV Rao sir, Principal, Government Women's Polytechnic Bhopal, respected Kailash Garg sir, HOD, SV Polytechnic College Bhopal, RGPV एवं अन्य पॉलिटेक्निक से इस वेबिनार में सम्मिलित हुए सभी साथियों एवं छात्र छात्राओं, मैं आरती ठाकुर, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल के MOM डिपार्टमेंट की ओर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस वेबिनार में सहभागी बने। मैं विशेषकर मेरे युवा साथी श्री अरविंद त्रिपाठी जी का, जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पवई हैं, को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ओल्ड एवं न्यू टैक्स रूल्स, सैलरी एवं अन्य आय पर टैक्स का कैलकुलेशन एवं ई-फाइलिंग कैसे करना है के बारे में जानकारी दी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में मैं लोकेश जी, राजेश जी एवं अन्य उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग दिया। धन्यवाद। सुतीक्ष्ण। हाँ, धन्यवाद। मैं थैंक यू मैम। मैं प्रिंसिपल सर श्री केवी राव सर से निवेदन करता हूँ कि वेबिनार को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। थैंक यू द्विवेदी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू ओके, बाय बाय। थैंक्स ऑल। Thank you all.